Good morning, everyone. In coordination compounds, yesterday we had completed valence bond theory. अब उसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेस बनाते हुए we will be discussing magnetic properties of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं. सी मैग्नेटिक मोमेंट समझते हो ना. मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू और स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है. डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ा हुआ है आपने. म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पढ़ा है ना. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और द कॉम्प्लेक्सेस दे कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट. अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपके प्रेजेंट स्कोप से बाहर की चीज है. वी आर नॉट गोइंग टू डाइव डीप इनटू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट, बट यस वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन व्हाट केसेस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन द d ऑर्बिटल so that the complexes are paramagnetic. और paramagnetic और diamagnetic में भी कहाँ paramagnetism हाई होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले ये देखिए, you think of the transition metals. You think of the transition metals as central metal atom of coordination compounds which have the configuration D1, D2 and D3. For metal atom or ion with configuration D1, D2 and D3. तो D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन तक आप देखिए कि दो d ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट है नहीं. और अगर इस मेटल एटम और आयन को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए दो d ऑर्बिटल उसे आसानी से मिल जाएंगे. देयर इज नो नीड ऑफ पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस. इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दो d ऑर्बिटल मिल गया s और 3p, तो it can easily undergo D2sp3 hybridization. But right from D4, D5 and D6 इसके आगे की बात करते हैं. So for metal atom or ion with configuration D4, D5 and D6. तो मैं जरा D4, D5, D6 को ना यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू. इस बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में शो कर रहा हूँ. ये D4 वाले केस के लिए रखा है, ये D5 वाले केस के लिए रखा है और ये D6 दिखाना चाहता हूं इसमें. ठीक है. D4 कैसा होगा? 1 2 3 4. D5 is 1 2 3 4 5 and D6 is this. ठीक है. Now here when we have D4, D5 and D6 cases, for forming inner orbital complex, अगर इसे inner orbital complex फॉर्म करनी है तो यहाँ के दो d ऑर्बिटल को वेकेंट करने के लिए यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ पेयर्ड होगा
हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट 2 और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा पैरामैग्नेटिक विथ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर यहां पे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है देन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आके पेयर होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा ये वाला and it will again be paramagnetic with a magnetic moment of one unpaired electron। और इस वाले केस में ये दोनों जब यहाँ पे आके पेयर होंगे तब ये जाके 2d खाली होगा, राइट? और ये कंप्लीट कैसा हो जाएगा ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना? इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे दे जिस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला को शायद आपने यहाँ स्टडी नहीं किया हो या आपको याद ना हो, तो उसमें सिंपली यू विल हैव टू वर्क आउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन, यू विल हैव टू सी द हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन से फिर आपको पता चलेगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं, और अगर पैरामैग्नेटिक भी होगा तो उसकी पैरामैग्नेटिज्म हाई होगी या कम होगी। गेटिंग इट? चलिए, सो द आइडिया अबाउट द number of unpaired electron left in these cases to behave these complexes as paramagnetic or diamagnetic is obtained by valence bond theory। क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया ना, मैंने कहा ना कि अगर इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिस आइडिया वाज सजेस्टेड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर यही ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो क्या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसमें? सपोज with the d4 d5 and d6 configuration the complex is going to form outer orbital complex। अगर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या यहाँ पेयरिंग जरूरी है? नहीं, आउटर डी ऑर्बिटल विल बी यूज्ड। तो वैसे केस में व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड टेल मी कितने इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट वो शो करेगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वर्कआउट करना आना चाहिए। इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। CO F6 3- कल हमने शायद ये एग्जांपल लिया हुआ है, एंड CO CN whole 6 3-। What you need to do, you need to compare these two complexes in terms of their magnetic behavior। इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के टर्म में आपको इन दो कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करना है। तो रेड मार्क, रेड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कल देखा है हमने, नहीं? दिस इज गोइंग टू फॉर्म आउटर orbital complex। So when it forms outer orbital complex, what is the oxidation state of cobalt here? +3। बोलो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3d6। One, 2, 3, 4, 5 and 6। Then 4s, 4p and 4d, right? So as this d orbital is going to participate in hybridization,
these electrons will remain unpaired and it will show the magnetic moment of 4 unpaired electron, है ना. इसका जो आप म्यू कैलकुलेट करोगे, square root of n into n plus 2, that will be square root of 4 into 6, that is root 24, या यू कहो कि 2 root 6 बोर मैग्नेटॉन, राइट. और वही अगर इसमें हो COCN होल 6 में, it will undergo D2sp3 hybridization, will form an inner orbital complex, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0. it will be actually diamagnetic. समझ रहे हो सनी. तो आपको ये पूरा जो है ना, ये समझ लो कॉन्सेप्ट है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. इसको आप लर्न नहीं कर सकते हो, ये आपके माइंड में होना चाहिए दैट हाउ यू हैव टू वर्क आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम, एंड उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम में कैसे वर्कआउट करेंगे उसका भी थोड़ा और आइडिया आपको CFT से भी मिलेगा, जहां पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. क्यों यहाँ पे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, क्यों यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुई, क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड और साइनेडो जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट इंड्यूसेस पेयरिंग हियर एंड क्रिएट्स 2 वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है. यस, चलिए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में इतना ही है. एक बार आपके जो एग्जांपल्स वहां पे मेंशन्ड है, उन एग्जांपल को आज मेरे सामने ही बैठ के आप फिर से रीसॉल्व करोगे. लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ VBT. VBT के लिमिटेशंस में डिस्कस कर लेते हैं. The first limitation of VBT, that is valence bond theory, is the valence bond theory is based on number of assumptions. बहुत सारे assumptions लिए गए हैं valence bond theory को complete frame करने में, तो lot many assumptions are involved in this. दूसरा है कि it tells us about the formation of the complex, structure of the complex and magnetic behavior of the complex, but do not give any quantitative interpretation of magnetic data. मैग्नेटिक डेटा को ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाता. दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डू नॉट टॉक्स अबाउट द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता. हाउ द कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मीन्स टेम्परेचर का उस पर क्यों इफेक्ट नहीं होगा. हाउ इट इज काइनेटिकली स्टेबल, दैट मीन्स जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो कई बार जो है प्रोसेसेस कैन बी रिवर्सिबल. उस रिवर्सिबल प्रोसेस में भी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है, तो हाउ इट इज काइनेटिकली स्टेबल ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चलेगा. इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक डेटा जो मिलेगा, जैसे इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में यू विल फाइंड लिटिल डिफरेंसेस. तो वो लिटिल डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, है ना. क्वांटिटेटिवली जो बोर मैग्नेटॉन में आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल क्यों हल्का डिफरेंट आया, उसकी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाती. एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं. आप में एक टेबल भी दिया हुआ है, वो टेबल को आप देखोगे तो पता चल जाएगा. दूसरा है, इट डू नॉट टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कलर्ड होते हैं, इनके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता. It also do not talks about the strength of the ligands as a strong filled and the weak filled ligand. Strong filled और weak filled ligand मैंने आपको additionally CFT से पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं देते. They do not tell us about strong filled and weak filled ligands.
यस एग्जैक्टली, हाँ इसका रीजन नहीं बताया था। तो ये जो अभी हमने लिमिटेशंस डिस्कस किए ना, ये लिमिटेशंस जो है आप लिख लीजिएगा, इट इज गिवन सेम इन द एनसीईआरटी। अब ये जो लिमिटेशंस हैं, इसमें से कुछ लिमिटेशंस जो हैं that will be overcome in the next theory which we are going to discuss, that is crystal field theory, है ना। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लेने जा रहे हैं क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, उसमें से इसके कुछ लिमिटेशंस क्लियर हो जाएंगे, कुछ ड्रॉबैक्स कवर अप हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं हो पाएंगे बिकॉज क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी विल हैव इट्स ओन लिमिटेशंस देयर। ठीक, चलो मेक अ पॉज, then we will move on to okay, now let's move on to crystal field theory। crystal field theory में सबसे पहले ये समझिए कि it is based on an assumption that it considers the metal ligand bond purely ionic। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखिएगा, पिछला वीडियो भी देखिएगा और आपको याद भी होगा, मैंने कहा था कि ligand donates the electron pair into the hybrid orbital of the central metal atom and forms coordinate covalent bond। तो that was based on covalent bond, वहां पे bond explanation या bond formation covalent bond के टर्म्स में कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल दिया गया, इट कंसिडर्स द मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड प्योरली आयोनिक। इसमें क्या कहा गया, दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड द लिगैंड इज प्योरली आयोनिक एंड इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हियर द लिगैंड वेर कंसिडर्ड point charges in case of anionic ligand and the point dipoles in case of the neutral ligands। जो anionic ligand थे, उन anionic ligand को क्या कंसिडर किया गया, point charges, और जो neutral ligands थे, उन neutral ligands को क्या कंसिडर किया गया, point dipoles। अभी तक मैं आपको दो assumption बता दिया, पहली assumption considers the metal ligand bond purely ionic arising due to electrostatic force of attraction, और दूसरा anionic ligand treated as point charges and neutral ligands they are treated as point dipoles। अब आपको ये समझना है कि ट्रांजिशन मेटल में जो भी सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन की तरह एक्ट करेगा, इन द isolated gaseous atom or the gaseous ion all the d orbital have same energy। जैसे देखो मैंने यहाँ पे फ्री मेटल आयन लिखा है और मैंने शो की है that the energy is increasing this way। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ the free metal ion, और free metal ion में I have written all the d orbital at the same place, that means they are having same energy। ऐसे d ऑर्बिटल जिसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dzx इन सभी की एनर्जी आइडेंटिकल हो, उसे हम कहते हैं डीजेनरेट d ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है इन्हें, डीजेनरेट d ऑर्बिटल। और जब नेगेटिव चार्जेस मेटल एटम और मेटल आयन को सराउंड करते हैं और वो नेगेटिव चार्जेस उसे एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड के फॉर्म में सराउंड करते हैं, तो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन्ड रहती है। ध्यान से समझिएगा इसे, द डीजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज मेंटेन्ड इफ द नेगेटिव चार्जेस आर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इन अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। उसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल वे में अगर सराउंड करे तो डीजेनरेसी विल बी मेंटेन्ड। बट इन केस ऑफ द लिगेंड्स द डीजेनरेसी इज डिस्टर्ब्ड। जब लिगांड मेटल एटम और मेटल आयन को सराउंड करता है तो डीजेनरेसी उनकी डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। द डीजेनरेसी इज नॉट मेंटेन्ड एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल।
जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में सबसे पहले मैंने यहां बताया है फ्री मेटल आयन विथ द डी ऑर्बिटल ऑल हैविंग सेम एनर्जी, आप इसे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कह सकते हो। Then when it is surrounded by the ligands in the spherical crystal field, the average energy of the d orbital increases, इनकी average energy increase होगी। तो आप देखो this is the average energy of d orbital in crystal field and it has increased, energy has increased। and then after, अब ये जो ligands इन d orbital को सराउंड करते हैं, अगर ऑर्बिटल और ये जो लिगेंड ये मतलब डायरेक्ट एक्सिस के तरफ हो, इफ दे आर अलोंग द एक्सिस इट कॉज ग्रेटर रिपल्शन। क्या होगा इनमें? ग्रेटर रिपल्शन, जिसकी वजह से उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखिए कि कौन सा डी ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें शेप ऑफ डी ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में समझ लीजिए कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये सब ना इन बिटवीन एक्सेस होते हैं। डबल डम्बल होता है ये शेप, कैसा होता है इसका? डबल डम्बल। और जैसे डी एक्स वाई है तो इसके जो डबल डम्बल शेप्ड होते हैं ना वो एक्स और वाई प्लेन के बीच होते हैं, एक्सिस पे नहीं होता, प्लेन के बीच होता है। यहाँ पे वाई और जेड प्लेन के बीच होगा और यहां z और x प्लेन के बीच होगा। लेकिन ये जो दो डी ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस के अलोंग होंगे। तो जब लिगेंड इसे सराउंड करेगा तो लिगेंड दोज विच आर अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, मींस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के डायरेक्शन में होगा, इनमें द एनर्जी विल इंक्रीज। इनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव इंटरैक्शन देयर। रिपल्सिव इंटरैक्शन से एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एनर्जी इंक्रीज होके दे हैव फॉर्म्ड ईजी सेट। क्या फॉर्म किया इन्होंने? ईजी सेट। इस ईजी सेट के कंपोजिशन में क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो एक्सिस के अलोंग नहीं थे they will face very less repulsion, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम होके they have resulted into T2G set। क्या फॉर्म किए ये? T2G set। सर तो उसमें लिगेंड सराउंडिंग नहीं करेगा T2G वाला। लिगेंड सराउंड करेगा, एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, है ना? मतलब ये भी एक्सिस के अलोंग नहीं है तो रिपल्शन कम तो एनर्जी कम, राइट? अब बता रहा हूं। अब आप देखिए यहां जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये पॉइंट ऑफ जहां से स्प्लिटिंग शुरू हुई इसे हम बेरी सेंटर कहते हैं। दिस इज बेरी सेंटर। और आप देखो यहां से दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ईजी का पार्ट बन गया और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये T2G का पार्ट बन गया। ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होगा इनके और इनके बीच दैट इज कॉल्ड डेल्टा O। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और अब ये देखिए कि बेरी सेंटर से टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे? 5। उन 5 में से 3 नीचे आया, 2 ऊपर चला गया। तो बेरी सेंटर से इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल बी 3/5 ऑफ द डेल्टा O और इसका जो होगा दैट विल बी 2/5 ऑफ द डेल्टा O। दिस इज 3/5 डेल्टा O, दिस इज 2/5 डेल्टा O। यहाँ पे जो O है ना, O सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? हाँ, एवरेज करने पे ऐड कर दोगे तो इट विल रिजल्ट इनटू डेल्टा O। हाँ
यस एग्जैक्टली फाइन। तो ये है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब इस वो ऊपर का दोनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो नीचे के तीन ऑर्बिटल की एनर्जी से बराबर है। नहीं मतलब कि डेल्टा से जितना डेल्टा ओ है ना, इसकी एनर्जी 3/5 टाइम्स कम पूरे डेल्टा ओ है बेरी सेंटर से, और बेरी सेंटर से इसका 2/5 डेल्टा ओ टाइम्स कम हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये समझते हैं कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन दिस टू सेट्स ऑफ द डी ऑर्बिटल। अगर ये दो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हमेशा वही आउटबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसी को फॉलो करते हुए लिखा जाता है, राइट? अब आप देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम में अगर D1, D2 और D3 कन्फिगरेशन है, if it is D1, D2 and D3, then there is no doubt that the electron will be entering into T2G. इसकी एनर्जी लो है ना, और ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। तो D1, D2 और D3 केस में कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? T2G में 1/1। बट राइट फ्रॉम D4, अगर D4 कन्फिगरेशन हुई तो D4 कन्फिगरेशन में हाउ यू विल डिसाइड दैट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल कम इन T2G एंड विल गेट पेयर्ड अप, या फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द EG? What is the deciding factor in this? The deciding factor is pairing energy. So याद रखिएगा, for D1, D2 and D3, electrons are filled successively in T2G, but from D4 configuration it depends on pairing energy, and pairing energy is denoted by P. D4 कन्फिगरेशन से किस पे डिपेंड करेगा? पेयरिंग एनर्जी पे। और पेयरिंग एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं? पेयरिंग एनर्जी इज डिनोटेड बाय P। जिसमें पहला केस देखिए, इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि स्प्लिटिंग जो है ना वो बहुत लार्ज हुई है। स्प्लिटिंग हैज बीन लार्ज, डेल्टा ओ काफी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो इसे जंप करके यहां EG में आ सके, पेयरिंग एनर्जी लेस है। तो वैसे केस में D4 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, आई मीन D4 कन्फिगरेशन को आप कैसे लिखोगे? यू विल राइट T2G 4 EG 0, राइट? कब? when delta O is large enough। और डेल्टा O कब लार्ज होगा? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड। डेल्टा O कब लार्ज होगा? स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड के केस में। देन सेकंड है, इफ डेल्टा O इज लेस देन P। अब देखो यहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा O लेस है, मतलब स्प्लिटिंग जो है वो लेस एक्सटेंट में हुई है। कौन से, किस तरह के लिगेंड होंगे? इस तरह के लिगेंड होंगे जिसमें स्प्लिटिंग लेस हुई है, डेल्टा O कम है। तो यहां क्या मिलेगा आपको? T2G 3 EG 1, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे, 1 2 3 और फोर्थ यहां चला जाएगा। पहले वाले केस में 1 2 3 और चौथा यहीं पे आके पेयर्ड हो जाएगा, राइट? अभी इन सेम केसेस पे, इन सेम दो केसेस पे आप मुझे बताइए कि D6 को हम कैसे लिख सकते हैं?
मान लीजिए अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन में 6 इलेक्ट्रॉन है, देन हाउ यू विल बी राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन एज पर T2G एंड EG इन दीज टू केसेस। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन में उसके d ऑर्बिटल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सक्सेसिवली T2G में फिल्ड होंगे क्योंकि T2G की एनर्जी लेस है, T2G की एनर्जी लेस है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन के केस में क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो T2G में ही जाएगा या फिर EG में जाएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा या EG में जाएगा? फ्रॉम द पेयरिंग एनर्जी, बाय कंपेयरिंग डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी। कैसे कंपेयर करेंगे? तो अगर डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो स्प्लिटिंग हुई क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, वो स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हुआ है। वहां पे लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। द स्प्लिटिंग इज टू द ग्रेटर एक्सटेंट, तो डेल्टा O काफी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यही T2G में रह के पेयर्ड हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बना T2G4 EG0। दूसरा केस है जहां पे स्प्लिटिंग कम हुई है, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग कब कब कम होगा? वीक फील्ड लिगेंड के केस में। सो व्हेन द स्प्लिटिंग इज लेस, the fourth electron will cross this and will enter into EG. Electron configuration is T2G3 EG1। सेम यही चीज आप D6 के केस में ट्राई कीजिए तो, है ना? डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी होगा तो स्ट्रांग, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी होगा तो स्ट्रांग। हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। सर उसमें अगर और अगर ये कम हुआ तो डेल्टा O लेस देन पेयरिंग एनर्जी हुआ, मतलब वीक फील्ड लिगेंड यूज हो रहा है। सर तभी डेल्टा और तभी वीक पेयर करवा पा रहे हैं क्योंकि हाँ यस, चलिए ये समझ गए। तो D6 का बताइए। नहीं नहीं, आपको सिर्फ ये सिचुएशन दिया रहेगा। हो सकता है अभी तक सीबीएसई ने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जिसमें एग्जैक्ट एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी और एग्जैक्ट डेल्टा वो दिया हो, लेकिन आपको ये कंपैरिजन के लिए ये दो सिचुएशन देंगे, है ना? तो इसमें दो सिचुएशन में बताइए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाँ, अगर डेल्टा O ग्रेटर देन P हुआ तो इट विल बी T2G6 EG0, और अगर डेल्टा O लेस देन P हुआ तो T2G4 EG2। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 फिल हो गए तो छठा वापस यहां आएगा ना। हुन्स रूल भूल गए? हाँ क्लियर? चलिए, क्रिस्टल फील्ड splitting, this has also given insight into the nature of the ligand as strong and weak field। जैसे अभी मैंने कहा ना कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्प्लिटिंग कम हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का आइडिया हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलता था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के कोई भी डिस्टिंग्विशिंग, कोई भी आइडिया हमें नहीं दिया। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैज गिवन an idea about strong field and weak field ligand also। कैसे? इसमें एक्सपेरिमेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड हैज बीन डिटरमाइंड एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैज बीन गिवन। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा है। ये जो मैंने यहां लिख रखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आई हैव रिटन लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ।
जहां पे आप देखो ये वीक फिल लिगेंड है और इस एंड में वी हैव स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स. सो दिस एंटायर was obtained as experimental data. ये एक्सपेरिमेंटल डेटा में मिला था. ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है याद रखने की. पूरा तो याद नहीं रहेगा लेकिन फिर भी मैक्सिमम, खास करके स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में और वीक फिल लिगेंड में आपको याद रखना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और वीक फिल लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होगा. हाँ, D10 का भी निकाल सकते हैं, पर D10 में तो दोनों केस में वही होगा ना. चेंज होगा क्या बोलो? D10 में चाहे ये हो या ये हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी, T2G6 EG4, है या नहीं? चलिए अब हम यही चीज टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए डिस्कस करते हैं. ये क्लियर है ना? सिंपल है. एक बार फिर से चलो वो कंप्लीट करके फिर कंक्लूड कर दूंगा. टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के लिए देखिए, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में दिस इज द डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल एटम और फ्री मेटल आयन. आप देख रहे हो degeneracy is there. When they are surrounded by the ligands, the average energy of d orbital increases, and now you can see that the splitting is just opposite to the splitting which we observe in octahedral crystals. octahedral कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग हमें मिल रही है उसका जस्ट उल्टा मिला हमें, है ना. टेट्राहेड्रल में वी हैव दिस dxy dyz dzx गेटिंग मोर रिपेल्ड एंड द एनर्जी इंक्रीजेस. दिस इज T2 सेट. इसको क्या कहेंगे? T2 सेट. देखो जो G सबस्क्रिप्ट होता है ना यहाँ पे, ये G सबस्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में यूज होती है ना. ये चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब मैं आपको आपके जेई मेंस के लिए बताऊंगा, इसमें एडिशनल पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपको एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा डेल्टा ओ का, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि G here is used only when it is octahedral crystal field splitting. टेट्राहेड्रल के केस में हम G सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते, इट इज T2 एंड E only. ओके इसमें आप देखो ये भी रिवर्स हो जाएगा. बेरी सेंटर से दिस बिकम्स 2/5 डेल्टा T एंड दिस इज 3/5 डेल्टा T. T यहाँ पे क्या है? टेट्राहेड्रल के लिए. इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए एक रिलेशन भी याद रखिएगा, दैट डेल्टा T is 4/9 times of delta O, but on one condition. On one condition, the metal atom and the ligand should be same, है ना. metal atom और ligand same होना चाहिए. Then delta T is 4/9 times of delta O. इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी सनी मैंने एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था कि एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और उसका डेल्टा O 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया था, और मैंने पूछा था कि दूसरे कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में पूछा था कि इसका डेल्टा T क्या होगा. टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में डेल्टा T निकालने आया था, तो यही फॉर्मूला यूज करना था 4/9 टाइम्स डेल्टा O. और ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पिछले 3 साल से कंटिन्यू पूछा जा रहा है. एक साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा, एक साल केस स्टडी में पूछा, और एक साल जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में या 3 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा है. 3 इयर्स से कंटिन्यू पूछा जा रहा है और सेम उसी डेटा के साथ पूछा जा रहा है. सेम डेटा वो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया रहता है और डेल्टा T निकालने बोलते हैं, 8,000 आएगा, 8,000 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर. तो क्या क्या पढ़ा हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में? सबसे पहले व्हाट इज द assumption on which crystal field theory is based on? It considers metal and ligand bond purely ionic, arising due to electrostatic forces of attraction. दूसरा assumption considers
anionic ligand as point charges and the neutral ligands as point dipoles. फिर हमने ये पढ़ा कि मेटल एटम में उनके फ्री स्टेट में या उनके आइसोलेटेड गैसेस एटम स्टेट में the d orbital have all identical energy which is called degeneracy of d orbital, and the degeneracy of d orbital is maintained if the negative charges are surrounding in a spherically symmetrical way. अगर नेगेटिव चार्ज मेटल एटम को स्फेरिकली सिमेट्रिकल वे में सराउंड करे तो डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी. लेकिन लिगेंड्स के केस में क्या होता है? लिगेंड्स के केस में दे आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, so they are not surrounding it in a spherically symmetrical way, so that is why degeneracy is not maintained. यहां मैंने क्या दिखाया है? the energy is increasing in this direction. this is the d orbital in free metal ion. इनके क्रिस्टल फील्ड में जो है d orbital की एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई और उसके बाद स्प्लिटिंग हुआ. ऑक्टाहेड्रल केस में dx square y square dz square they suffer more repulsion, forms Eg set, and dxy dyz dzx dx और dxy dyz and dzx ये तीनों का रिपल्शन कम होगा, T2G फॉर्म करेंगे. इनका रिपल्शन क्यों ज्यादा हुआ? द ऑर्बिटल आर अलोंग द एक्सिस और ये इन बिटवीन एक्सिस है. ये कंप्लीट जो एनर्जी सेपरेशन है इन दोनों का दैट इज कॉल्ड डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी. इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो इससे. यू कैन डिफाइन इट from here. This is the energy difference between the T2G and Eg, and this becomes 3 by 5 delta O, this is 2 by 5 delta O. Further ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा कोई एग्जामिनेशन पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर सिलेबस में हो और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना हो. इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा कि अगर डेल्टा O ग्रेटर देन P है मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन T2G में ही पेयर्ड हो जाएगा. जबकि अगर डेल्टा ओ स्मॉल हुआ मतलब स्प्लिटिंग लेस हुई है, वीक फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू Eg सेट आल्सो. फाइन. चलिए स्प्लिटिंग कम हुआ तब ना पेयरिंग एनर्जी कम है, सॉरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ कम है. डी ऑर्बिटल इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ये भी इसके जैसा ही है. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे स्प्लिटिंग में T2 ऊपर चला गया है, E नीचे आ गया, राइट. इसमें भी आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ सकता है. ठीक है. ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद रखोगे. अगर पूरा सीक्वेंस याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये याद होना चाहिए. अब इसी में मैं दो चीज आपको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. पहली चीज लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड. लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये है, सबसे पहली लिमिटेशन ये है दैट it considers the metal and ligand bond purely ionic and ignores the covalent bonding. इसने कंसिडर कर लिया कि ये प्योरली आयनिक है और उनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग को जो है सीधा इग्नोर कर दिया. दूसरी लिमिटेशन ध्यान से समझना, ये एनायनिक लिगेंड को पॉइंट चार्जेस कंसिडर करती है. एनायनिक लिगेंड को क्या कंसिडर करती है? पॉइंट चार्जेस. तो पॉइंट चार्जेस के केस में रिपल्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए. मतलब पॉइंट चार्जेस को या एनायनिक लिगेंड को सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं. आप देखो यहाँ पे एनायनिक लिगेंड्स जो हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस तरफ है? वीक फील्ड लिगेंड की तरफ है. तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन, है ना. अनदर पार्ट इज दैट ये दो लिमिटेशन याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का. पहला, considers metal and ligand bond purely ionic and ignores the covalent nature of the bonding. दूसरा कि point charges, anionic ligands were considered point charges
which should have the maximum splitting, and that's why they should behave as a strong field ligand. But in a spectrochemical series we find anionic ligand towards the weak field ligand, weakest ligand है, right? चलिए, अब कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है? आप कलर्स उसके पढ़ लीजिएगा कि क्या है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं। इधर देखिए, जैसे सपोज D1, D2, D3, D4 कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें कंसीडर कीजिए। When the electron is initially filled here in T2G and the white light passes through that complex solution, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सॉल्यूशन से जब व्हाइट लाइट पास होगा तो क्या होगा, they will absorb the wavelength of the light, the energy corresponding to it, and the electron in T2G will jump to EG. जो T2G में इलेक्ट्रॉन फील्ड था वो कहां जंप किया, EG। उसके लिए एनर्जी कहां से मिली उसको, वो एनर्जी कहां से मिली, व्हाइट लाइट एच न्यू लाइट से एनर्जी मिली। लाइट में एनर्जी होता है ना, फोटॉन्स की एनर्जी होती है ना, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ईजी में चला गया। हाँ, तो वो जब ईजी सेट में गया इलेक्ट्रॉन तो सम ऑफ द वेवलेंथ गॉट एब्जॉर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी रिफ्लेक्टेड, है ना? दैट इज व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सॉल्यूशंस कलर्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ they absorb some of the wavelength from the white light and the electron jumps from T2G to EG, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए and then we will take the last topic, that is bonding in metal carbonyls. Fine, चलिए, let's cover almost last topic of this chapter, bonding in metal carbonyls। बहुत सिंपल है, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं। मेटल कार्बोनिल्स आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। कार्बोनिल आपको पता है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इससे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा बहुत ही स्टेबल होगा, इनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगी, दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स। एंड मेटल कार्बोनिल में याद रखिएगा हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। इसमें मैंने जैसा कहा कि दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, आप देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पेंटा कार्बोनिल आयरन हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम it has octahedral geometry, this is डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज। डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज में 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स होते हैं जो आपस में मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आपने पढ़ा था ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में दे हैव फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, तो मेटल मेटल बॉन्ड का ये एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हो कि डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज में 2 स्क्वायर पिरामिड यूनिट हैं एंड दे आर जॉइंड बाय मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड। इसी तरह ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, यहाँ पे भी वी हैव कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड व्हिच इज ब्रिज्ड बाय CO कार्बोनिल लिगेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उस स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी समझिएगा। यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन मेटल एटम और ट्रांजिशन मेटल आयन और कार्बोनिल ग्रुप, इनके बीच बॉन्डिंग का एक नमूना यहाँ शो किया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नोटिस करना, दैट the lone electron pair which is there on the carbon atom, मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड होते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें 2 बॉन्ड कोवेलेंट होता है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऑक्सीजन एटम से आती है। मतलब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड रहते हैं, मतलब एक लोन पेयर रहता है।
तो वो लोन पेयर कार्बन से मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में आता है और इससे फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड. The carbonyl ligand contributes its electron pair to the empty d orbital of the metal atom and this forms sigma bond. And the electron pair from the filled d orbital of metal atom, metal का जो filled d orbital है, उस filled d orbital से the electron pair is contributed into anti bonding molecular orbital of carbon or carbon monoxide. So this forms pi bond. तो आप देखो यहाँ पे क्या इसको बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है एंड दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड प्रोड्यूसेस सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच एक्चुअली स्ट्रेंथन द बॉन्ड. तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मेटल कार्बोनिल्स आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. यस. एंटी बॉन्डिंग के लिए ना देखो आपको पूरा एकदम 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO that is formed by combination of atomic orbital. अब जैसे मान लीजिए कि दो एटम के एटम A और एटम B के एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐड हो रहा है तो इससे आपको बनेगा psi MO जो कि एक्चुअली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. इट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसकी एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल A और एटॉमिक ऑर्बिटल B से लो होती है और यही अगर इसके वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट हो रहे हो तो दिस फॉर्म्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हाई होती है. ठीक है. तो यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो मैंने एस्ट्रिक साइन से शो किया है. ठीक है. और इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम कॉज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड. तो एक तरफ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू लिगेंड. तो दिस इज प्रोड्यूसिंग अ सिनर्जिक इफेक्ट एंड द कॉज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस. दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. अब बचा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ. तो इम्पोर्टेंस में पार्टली आई हैव डिस्कस्ड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एज वेल. मैंने चैप्टर के शुरू में भी आपसे कई इम्पोर्टेंस जैसे आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो पूरा बताया था. फिर जिस वक्त हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे उस वक्त सिस्प्लैटिन बताया था कि सिस्प्लैटिन इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स व्हिच वाज यूज्ड एज अ इफेक्टिव मेडिसिन एज अ कीमोथेरेपी मेडिसिन इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन मेटलर्जी आल्सो. जैसे अगर आपको गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग सबसे बेस्ट इन कॉम्प्लेक्स से की जाती है. These are the complexes which are known for making electrolyte while gold plating or silver plating. सिल्वर प्लेटिंग में ये, गोल्ड प्लेटिंग में ये. तो इससे जो गोल्ड प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग होती है वो बहुत ही यूनिफॉर्म डिपोजिशन होता है गोल्ड और सिल्वर का. इसके अलावा ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकल है इस टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके निकल की रिफाइनिंग की जाती है जिसको वेपर फेज रिफाइनिंग कहा जाता है. इसके अलावा EDTA, the sodium salt of EDTA, ethylene diamine tetraacetate, that is used in determining the hardness of water. वाटर की हार्डनेस क्वांटिटेटिवली वो डिटरमाइन करता है. तो EDTA को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन. टाइट्रेशन डिफरेंट तरह के होते हैं. जैसे 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में which is also called neutralization titration. 12th स्टैंडर्ड में अब 2-3 दिनों में मैं आपको टाइट्रेशन करवाऊंगा which is redox titration. उसमें redox रिएक्शन इन्वॉल्व होता है.
ऐसे ही हायर ग्रेड्स में आप 2 तरह के टाइट्रेशन और परफॉर्म कर पाओगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्री एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री। चलिए, इसके अलावा फोटोग्राफी में भी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी कॉम्प्लेक्स का रोल है। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनफैक्ट सिल्वर हैलाइड एज अ होल इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वो जो फिल्म होती है ना, उस पर डिपॉजिटेड होता है, और जब हम उससे फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पे इन कंपाउंड्स का फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन उतनी दूर पे होता है जितने दूर पे इमेज बन रहा हो। तो बाकी की चीजें जो हैं, बाकी के केसेस में जो है, जो भी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है, इसको डिसॉल्व किया जाता है एक हाइपो सॉल्यूशन में, एंड दैट हाइपो सॉल्यूशन इज then forming a complex AgS2O3 whole twice 3 minus, है ना, this complex is formed। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ना, मल्टीपल टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड। फिर इसके अलावा और भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका यूज जो है वो आपके टाइट्रेशन में बताया गया है, जैसे क्यूप्रोन का यूज बताया गया होगा, ईडीटीए का यूज बताया गया होगा। तो ये सारी चीजें मतलब याद करने वाली चीजें हैं और इसको आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। फ्रॉम माय साइड all the important explanation has been completed. Now you have to complete the exercise and all the in-text question and be ready for the test series. Okay, that's all for today.